बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट्स फंड्स की बात। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज का डिजिटल स्पेशल बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट्स फंड की बात। और आज के इस डिजिटल एडिशन में हम बात करेंगे आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी की, आपके गोल प्लानिंग की, और साथ ही आप किस तरीके से एक बेहतर पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मिस्टर कपिल होलकर मौजूद हैं, जो कि फाउंडर हैं, सीईओ इक्वेशंस। कपिल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। इनफैक्ट जिन मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, कहने को तो बहुत आम बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और यूजुअली इन्वेस्टर्स यही छोटी छोटी गलतियां करते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे कि जब भी हम अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत से पहले राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए? क्या गोल्स को पहले डिफाइन करना चाहिए, या फिर पहले अपने फाइनेंशियल्स कंसीडर करने चाहिए, कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना बचा सकते हैं? एग्जैक्टली राइट अप्रोच टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट जर्नी आपके हिसाब से क्या है? जी, धन्यवाद आप मौका देने के लिए आपके चैनल पे। सबसे पहली बात तो जिस तरह से हम अपने जब हम कॉलेज या स्कूल में होते हैं तो अपने करियर के लिए गोल डिसाइड करते हैं, या कभी हम हॉलीडेज पे जा रहे होते हैं तो हम लोग अपना एक प्रॉपर ट्रेवल प्लान करते हैं। तो उसी तरह इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी, निवेशकों के लिए बहुत जरूरी है कि एक प्रॉपर गोल प्लानिंग करी जाए, फाइनेंशियल गोल प्लानिंग हम जिसको नाम देते हैं। मेरा ये अनुभव रहा है पिछले 20-22 वर्षों का अपने इस करियर में, कि मैंने देखा है लोग रैंडमली इन्वेस्ट करते हैं। कोई आया, कोई परिचित मिला, उसने 20,000 की एसआईपी, 25,000 की एसआईपी बोल दी, उसने चालू कर दी। तो सबसे पहला निवेश शुरू करने की सबसे पहले रिक्वायरमेंट ही गोल प्लानिंग है, कि क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, उसकी जरूरतें यूनिक है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके घर में बच्चे छोटे हैं, या पढ़ उनके एजुकेशन का गोल हो सकता है। आज के समय हम देखते हैं, हम कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो हमारे पेंशन नहीं होती, तो हम अपने लिए रिटायरमेंट हमारा एक गोल हो सकता है। दूसरा, हम देखते हैं कई बार कि आपको घर खरीदना है, तो आजकल जिस तरह से रियल एस्टेट की प्राइसेस काफी महंगे घर आ रहे हैं, तो आप अगर जॉब में लगे हैं तो आप अभी से 10 साल या 15 साल बाद का प्लान कर सकते हैं गोल का। घर खरीदने का एक गोल बना सकते हैं। यदि आपके पास में आपको कार खरीदना है या कार अपग्रेड भी करना है, तो आप उसका भी गोल बना सकते हैं, उसके लिए भी एक गोल प्लान करके और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो गोल प्लानिंग इज मस्ट, ये आपको करना ही होगा निवेश शुरू करने से पहले। अच्छा, गोल प्लानिंग तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है कपिल जी। हम फाइनेंशियल फ्रीडम की तो अक्सर बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनको लगता है कि इसको अचीव कैसे किया जाए। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए कंसिस्टेंसी, एक स्टार्ट, उस स्टार्ट के बाद एक कंसिस्टेंसी और एक राइट पोर्टफोलियो बिल्डिंग कितना इंपॉर्टेंट है, या आपके हिसाब से कैसे एक फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव की जा सकती है? देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो मैं कमी देखता हूँ, कि हमारा फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो। सो हम ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को फाइनेंशियल फ्रीडम समझने लगते हैं। जैसे ही हम जॉब करने लगते हैं, या बिजनेस हमारे चलता है, या हम अर्न करने लगते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उसके सामने लोन, हाउसिंग लोन लेना, कार लोन लेना, बिजनेस लोन लेना, और हम सोचते हैं कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए। बट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना और फाइनेंशियली फ्री होना, दोनों बहुत अंतर है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब तात्पर्य ये होता है यहाँ पे, कि आज जो मेरी एक्टिव इनकम है, अगर कल कुछ ऐसा होता है कि मैं इस स्थिति में नहीं हूं, कि ये जो मेरी एक्टिव इनकम है, ये मैं जनरेट नहीं कर पाता हूं, तो क्या मेरे पास में अल्टरनेट कॉर्पस इतना है कि मैं एक पैसिव इनकम उतनी ही अपने भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए जनरेट कर सकूं? दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। और ये व्यक्ति विशेष के हिसाब से अलग हो सकती है, मेरे लिए अलग हो सकती है, आपके लिए अलग हो सकती है। तो इसीलिए यूनिक, हर इन्वेस्टर यूनिक है, और उसकी प्लानिंग भी यूनिक होती है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए आपको सबसे पहले अपने गोल प्लानिंग, जैसे हमने पहले बात करी, वो करना होगी। और उसके साथ साथ आपको आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर्स को मेंटेन करना होगा। और उसके बाद में आपको एक गोल बना के प्रॉपर एक एसआईपी के माध्यम से या लमसम इन्वेस्टमेंट माध्यम से म्यूचुअल फंड की स्कीम सिलेक्ट करके, पोर्टफोलियो अच्छा सा बना के, और फिर आप अपना उस फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। ओके। अच्छा, एक चीज़ और, इनफैक्ट जो बातें आपने बताई सभी बहुत इंपॉर्टेंट है कपिल जी, लेकिन कोई एक ऐसा प्रिंसिपल या कोई ऐसा एक रूल जो हर इन्वेस्टर को फॉलो करना चाहिए जब भी वो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करे? बिल्कुल। वॉरेन बफे, हम सब मानते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट के हम गुरु मान के चलते हैं उनको। और उनका एक बड़ा फेमस कोट है, बी फियरफुल व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी, एंड बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज फियरफुल। तो ये एवरीवन या अदर्स जो कहूंगा मैं, तो किसी भी निवेशक को एक बेसिक प्रिंसिपल लेना है कि अदर्स में नहीं आना है आपको।
यानी आपको हर्ड का या आपको उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। जनरली इन्वेस्टर्स अगर आप देखेंगे, हम हमारे जो रोजमर्रा की जिंदगी में इन्वेस्टर्स से मिलते हैं, उनको मिलकर उनके पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कस करते हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं उसको हम बहुत फॉलो करना पसंद करते हैं, और कहीं ना कहीं हम उस उसमें अपने आप को सेफ और कंफर्टेबल फील करते हैं। 2 साल पहले तक जब हम असेट एलोकेशन मॉडल की बात करते थे, हम मल्टी एसेट फंड्स की बात करते थे, जिसमें 20 25 30% गोल्ड होता था, तो लोग हमसे कहते थे गोल्ड में रिटर्न ही नहीं आ रहा है, आप ये 20 25% गोल्ड क्यों रख के बैठे हैं, या 10% गोल्ड क्यों आपने रखा हुआ है पोर्टफोलियो बनाते वक्त। आज वही लोग जब हम इक्विटी एलोकेशन की बात करते हैं, तो वही लोग हमसे कहते हैं कि अब गोल्ड क्यों नहीं ले रहे हैं आप, क्योंकि सब गोल्ड ले रहे हैं इसलिए हमें भी गोल्ड लेना है। या न्यूज़पेपर में गोल्ड के बारे में रोज एक आर्टिकल छप रहा है कि गोल्ड ने 60% रिटर्न दिया पिछले 1 वर्ष में। तो ये जो हर्ड या जो भीड़ का हिस्सा बनना है वो हमें बचना होगा, और उस अदर्स में जाने से हमेशा बचना होगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल मुझे लगता है कि आपको ये, हर इन्वेस्टर को ये फॉलो करना होगा, क्योंकि आपकी जरूरत, आपका पोर्टफोलियो आपके हिसाब से डिजाइन होगा। ये नहीं कि मार्केट में जो चल रहा है हम उसको पीछे जाएं या उसको फॉलो करें। अच्छा कपिल जी, इनफैक्ट जो आपने बात अभी कही ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनफैक्ट हम बहुत सारे पर्सनल फाइनेंस शोज करते हैं। एक ये कॉमन सवाल सभी इन्वेस्टर्स की तरफ से आता है कि अब क्योंकि गोल्ड पिछले 1 साल में काफ़ी चल गया तो गोल्ड खरीद ले क्या, या गोल्ड में एक्सपोजर बढ़ा दे क्या। तो ये जो आपने जवाब दिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर्सपेक्टिव से। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, अब अगर हम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो सपोज कीजिए लार्ज कैप फंड्स ले लें या लार्ज मिड कैप ले लें या स्मॉल ले लें या हाइब्रिड ले लें, बैलेंस ले लें, कोई भी कैटेगरी आप पिक करें, उसी कैटेगरी के ढेर सारे फंड्स मार्केट में मौजूद हैं। सबके जो रिटर्न्स हैं वो भी काफ़ी अलग अलग हैं, वेरी भी करते हैं। तो काफ़ी बार कन्फ्यूजन भी इन्वेस्टर्स को होता है कौन सा पिक करना चाहिए। सभी फंड हाउसेज की पेडिग्री अच्छी है, फंड मैनेजर्स बेहतर हैं, तो क्या राइट अप्रोच होनी चाहिए, या फिर जो रिटर्न्स वेरी करते हैं इसको लेकर अगर कन्फ्यूजन इन्वेस्टर को हो रहा है तो उनकी सोच क्या होनी चाहिए, कैसे अप्रोच करें इस पूरे पर्सपेक्टिव को? देखिए, पोर्टफोलियो बनाते वक्त मैं हमेशा कहता हूं कि अ, अगर आप देखेंगे तो सभी फंड्स एक सिक्लिकल मूवमेंट से चलते हैं। कभी कोई फंड अच्छा करेगा, कभी कोई फंड अच्छा करेगा। इसको हम ऐसे समझते हैं, देखिए क्रिकेट हम सब देखा जाए तो हिंदुस्तान में क्रिकेट को लेकर सब पैशनेट है और हम सब क्रिकेट खेलते हैं। पर अगर आप एक टीम, आपकी खुद की एक टीम हो और आप उस टीम के कैप्टन हैं, और आपको आपको एक मैच खेलना है, और आप ये कहेंगे कि हम टॉस जीतेंगे और उस मैच में हम 9 के 9 बैट्समैन उतार देंगे, और उसके बाद हम 200 रन का टारगेट लेके चलेंगे T20 में, तो मुझे लगता है कि ये अप्रोच आपकी कभी काम करेगी, कभी काम नहीं करेगी। क्योंकि हो सकता है आप टॉस न जीते, हो सकता है दूसरी वाली टीम पहले 300 रन या 250 रन का टारगेट आपको दे दे। तो आपको अपनी जिस तरह से क्रिकेट टीम में बैट्समैन, बॉलर, विकेट कीपर, ऑलराउंडर, इन सबका एक मिक्स होता है, उसी तरह पोर्टफोलियो बनाते वक्त भी आपको ये देखना है कि आपके गोल के हिसाब से, आपकी ड्यूरेशन, आपकी होराइजन के हिसाब से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका गोल सिर्फ अगले 20 साल 25 साल बाद रिटायरमेंट का है, 15 साल बाद बच्चे के एजुकेशन का है, तो आपका पोर्टफोलियो उस तरह से बनना चाहिए जिसमें कि आपका असेट एलोकेशन मॉडल आप फॉलो करें। कुछ पोर्टफोलियो आपका फ्लेक्सी कैप हो सकता है, कुछ आपका मिड कैप हो सकता है, कुछ आपका स्मॉल कैप हो सकता है। तो ये आपको होराइजन के हिसाब से समझना जरूरी है। साथ ही साथ आपको आपके एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से सलाह लेके उस वक्त कौन सी असेट क्लास में इन्वेस्टमेंट बेहतर हुआ करना, ये भी समझना जरूरी होगा। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हमने देखा है कि जब हम सब सेक्स निफ्टी या सेंसेक्स को जब बात करते हैं, तो जब मार्केट में तेजी होती है उस वक्त एवरीवन इज सो बुलिश, क्योंकि जब सितंबर 2024 में मार्केट 26,200 के आसपास था और पीक पे था, सब तब हमारे पास में इन्वेस्टर्स जनरली ये कॉल लेके आते थे कि पिछले 3 साल का स्मॉल कैप का रिटर्न देख लिया, मिड कैप का रिटर्न देख लिया, हमें तो स्मॉल कैप मिड कैप में डालना है। बट आपको ये समझना होगा कि आप पीछे जाके या पास्ट में जाके इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आपको भविष्य के लिए इन्वेस्ट करना है। राइट। तो आपको ये समझना जरूरी है कि क्या उस वक्त वो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है या नहीं है, तो आपको वो देखना जरूरी है। आज हम जब इन्वेस्टर से बात करते हैं कि 26,000 का तो निफ्टी है, बट वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव हैं, और बहुत सारी चीजें जमीन पर जो सरकार ने किया है, जीएसटी अलोकेशन और उन सब चीजों को लेके जो चीजें चेंज हुई हैं, उसके बाद से कहीं ना कहीं पॉजिटिव नोट पे मार्केट भी है, पॉजिटिविटी है। तो इक्विटी एलोकेशन किया जाए, पर इन्वेस्टर अब गोल्ड और सिल्वर की बातें करता है। तो मेरा मानना है कि आपको एक प्रॉपर पोर्टफोलियो एलोकेशन करने के लिए अपने भविष्य में गोल को और होराइजन को ध्यान में रखते हुए सभी एसेट्स का एक प्रॉपर एलोकेशन बनाना बहुत जरूरी है।
बिल्कुल, सभी एसेट क्लास का एक प्रॉपर एलोकेशन बनाना बहुत ज़रूरी है, डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्रिकेट का एग्जांपल दिया कपिल जी, यही गलती लोग करते हैं कि वो 11 क्रिकेट टीम में 11 लोग हैं तो वो 11 के 11 पर बैट कर लेते हैं, बल्कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बैट्समैन या बॉलर्स ही नहीं रखने हैं, आपको एक कॉम्बिनेशन बनाकर रखना है। तो फिर बताइए, अगर हम पोर्टफोलियो डिज़ाइनिंग करते हैं, हम ये नए इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे जानना चाहेंगे, अगर पोर्टफोलियो कोई डिज़ाइन कर रहा है, किन किन बातों का ख्याल रखें अपना पहला कदम उठाते हुए पोर्टफोलियो एलोकेशन में, क्योंकि अब कैटेगरीज भी बहुत सारी हैं आपके पास। जितनी ज़्यादा चॉइसेस हैं कैटेगरी वाइज डाइवर्सिफिकेशन के लिए, उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है। कुछ ऐसे फंड्स भी हैं जो आपको सब तरीके का डाइवर्सिफिकेशन देते हैं, तो फिर ऐसे में कन्फ्यूजन और बढ़ जाता है। तो क्या आइडियल अप्रोच होनी चाहिए इस समय पोर्टफोलियो बिल्डिंग की? देखिए, मैं सभी इन्वेस्टर को एक सलाह देता हूँ कि सबसे पहले आपको आपका कोई भी पोर्टफोलियो बनाने से पहले आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रिटर्न, हम एक बात हमेशा कहते हैं कि इन्वेस्टर रिटर्न और इन्वेस्टमेंट रिटर्न दोनों अलग होते हैं। एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में अगर 5 साल में किसी फंड का रिटर्न 15% सालाना रहा है, तो जरूरी नहीं कि इन्वेस्टर का रिटर्न भी उतना ही होगा, क्योंकि वो पोर्टफोलियो जो बनाता है, उस पोर्टफोलियो को बनाने से ज्यादा उस पोर्टफोलियो में डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टेड रहना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपको आपकी भावनाओं पे, इमोशंस पे नियंत्रण करते आना चाहिए। दूसरी चीज, जब आप पोर्टफोलियो डिजाइन करें तो अपने गोल को अपने स्पाउस के साथ बैठ के, फैमिली के साथ बैठ के क्लियरली आइडेंटिफाई करें कि आपके गोल्स क्या हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। अगर आपके गोल्स से फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट है, तो कितने साल बाद आप रिटायर होना चाहते हैं। आज आपका मासिक खर्चा, मंथली एक्सपेंडिचर कितना है। इन्फ्लेशन लगा के आप 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद जब भी रिटायर होंगे, उस वक्त वो खर्चा कितना हो जाएगा। उस खर्चे को रिटायरमेंट कॉर्पस कितना होना चाहिए जिससे आप मंथली विड्रॉल ले सकें। जैसे हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करते हैं, एसआईपी, वैसे ही एक प्रोडक्ट है एसडब्ल्यूपी, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो आप कोई भी जब कॉर्पस इकट्ठा करते हैं, तो उस कॉर्पस के साथ आप विड्रॉल भी ले सकते हैं। तो आपको बहुत बेसिक चीजें हैं, पर इनको ध्यान रखते हुए अपने पोर्टफोलियो को बनाना होगा। और फिर उस हिसाब से अपने एडवाइजर या अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की सलाह लेके आप कितना फ्लेक्सी कैप रखना है। अगर लंबी अवधि है तो आप स्मॉल कैप भी रख सकते हैं, मिड कैप भी रख सकते हैं। अवधि कम है तो फिर आपको लार्ज कैप या मल्टी एसेट कैटेगरी या बैलेंस एडवांटेज फंड्स ऐड करना होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपकी कितने अवधि के लिए आप निवेश करना चाहते हैं। ओके, चलिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातें बताई कपिल जी ने आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी रिलेटेड। फिर चाहे वो गोल डिफाइन करना हो, एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना हो, और पास्ट को देखकर पोर्टफोलियो का कंपोजिशन कभी ना करे, फ्यूचर को ज़रूर एक्सेस करे कि क्या परफॉर्म करेगा या क्या मार्केट कंडीशंस रह सकती हैं, कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहिए या रीवैल्यूएट करना चाहिए। थैंक यू कपिल जी शो में आने के लिए और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। तो इसी के साथ स्पेशल डिस्कशन में तो इतना ही, लेकिन लगातार खबरें जारी हैं सीएनबीसी आवाज के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। नमस्कार। बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट्स फंड्स की बात।